आज एक भैया ने बहुत अच्छी कमेंट करी कि भैया कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ाया करो जिससे हम टेस्ट पास हो जाएं, मेरी नौकरी लग जाए। अगर मेरी नौकरी लग गई तो मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी हो जाएगी। हम तुम्हें ऐसे प्रश्न पढ़े हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से शादी भी हो जाए, तुम्हारे बच्चा तक हो जाएं, उनके ब्याह तक हो जाएं। इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से नोट करो। बहुत लोगों समस्या आए जाए कि नौकरी लग जाए तो अपनी मनचाही शादी हुई जाए। यह बहुत बढ़िया चीज़ भी है, मनचाही शादी हुई जाए, बहुत भाग्यशाली। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से पढ़ियो, मोतियाबिंद जिन्हें होए ये चश्मा लगाए लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? कहने का मतलब यह है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोक नियोजन में या सार्वजनिक अवसर यानी सरकारी नौकरी में समानता दी गई है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो उस अनुच्छेद का नाम बताइए। 15, 16, 17 या 18? तो इसका आंसर बाबू होगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन के समक्ष समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर। ठीक है, इसी में बाबू एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ा गया था, ओबीसी, एससी और एसटी को छोड़कर, यानी जो ओबीसी एसटी को आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 16 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध, लेकिन ये लिखा है इसका पालन नहीं होता है। अनुच्छेद 17 में लिखो है बाबू कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, जातिवाद ना फैलाओ, लेकिन जो तो बहुत ज़्यादा फैलो है। और अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। तो चारों ऑप्शन समझ में आए गए, तो इस प्रश्न का आंसर होगा पहला। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, तो जितने ध्यान से पढ़े हो उतनी जल्दी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मिले। चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? अब प्रश्न को पढ़ लिया है, अब इसको मौखिक भाषा में समझो। यानी संविधान का ऐसा कौन सा हिस्सा है या भाग है जिसमें कहा गया है कि समाज में जो आर्थिक रूप से एससी लोग पिछड़े हुए हैं या एसटी लोग पिछड़े हुए हैं, उनका संवर्धन यानी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसे सुधारी जाए? तो बाबू ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि आपके राज्य में जो भी एससी एसटी समुदाय के गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनका उत्थान करो। ये आपका कर्तव्य है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 46 में है। इसमें है 46 में, 46 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं इस बात को समझो। यदि किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, कल्याणकारी राज्य जहाँ पर सब लोग प्रसन्न रहें, सबका भला होता रहे, तो उस राज्य में नीति निर्देशक तत्व हमें लागू करने पड़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नियम हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, उनको पालन कराना पड़ता है, जैसे समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता बनाए रखना, यही सब चीज़ें आती हैं। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? तो बाबू एक बात समझ लो, चुनाव में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा लात जूता अगर हुई जाए तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? बताओ भैया दिमाग से। लोकसभा करे, लोकसभा से कोई लेना देना नहीं और प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं। अब ऑप्शन बचे बी और डी, हम डी कह रहे हैं, बताओ। सुप्रीम कोर्ट करेगा, ध्यान रखना। चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। लोकसभा, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग नहीं करेगा। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, चुनाव में जो विवाद हुआ है उसका निर्णय नहीं करेगा। चुनाव आयोग तो चुनाव कराता है, चुनाव में विवाद का निर्णय नहीं करेगा। इस बात को समझ लो जरा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपको मालूम होगा, अपने यहाँ एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है।
तो राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। कहने का मतलब है कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनसे कुछ सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। ठीक, अपने यहाँ जो राज्यसभा है उसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 250 हैं। इसमें 12 सदस्य क्या होता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसके पास ये अधिकार है। और राष्ट्रपति कोई लफंगा टाइप के सदस्य मनोनीत नहीं करे। जो संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, उन्हीं को मनोनीत करता है। एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 80। अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। समझ गए भैया? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें दी गई हैं, लगभग 31 सीटें। कितनी हैं? 31 सीटें। क्लियर है? अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। यानी भारतीय संसद कौन सा कार्य नहीं करता है, तो जरा समझिए। भारतीय संसद राष्ट्रीय सरकार का चयन ठीक करता है भैया। कानून बनाने का कार्य करना, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, भी करता है। सरकार को नियंत्रित रखना, उसको मार्गदर्शन देना, ये भी करता है। उस सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये नहीं करता है। सरकार के बीच में यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सीधी सी बात है, कोई मुकदमा है, उस मुकदमे का फैसला संसद नहीं करेगी, ना राष्ट्रपति करेगा, ना प्रधानमंत्री करेगा। उसका फैसला कौन करेगा? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी अपनी न्यायालय करेगी। तो डी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यानी डी वाला इसके लिए सही है। अगला, कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? देखो, आपको मालूम होगा अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। एक ग्राम पंचायत है, सबको मालूम है, विधानी जहाँ में सबसे ज़्यादा लाठी डंडा चलत खोपड़ी फटती हैं। एक आपको जिला पंचायत है, जानते हो, और एक आपका होता है क्षेत्र पंचायत, जिसको ब्लॉक स्तर पे बोलते हैं, यानी बीडीसी। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रधान जी हैं। तो ये तो 3 होती हैं। तहसील स्तरीय पंचायत व्यवस्था कोई नहीं होती है, इसका कोई वर्णन भी नहीं है। और अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था में बाबू टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय शामिल हैं? 29। अनुसूची कौन सी है? 11वीं। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। सांस पता नहीं क्या फूल ली आज। चलो, 7वां, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा भी है? देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, सबको मालूम है, और इन 22 भाषाओं में एक शास्त्रीय भाषा भी है। अब दिमाग में आता होगा कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो बाबू, शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं जिसमें शास्त्र लिखे जाएं, ग्रंथ लिखे जाएं, समझ गए, उनको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा, या महाकाव्य लिखे जाएं। बाबू, संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, इसमें ग्रंथ लिखे गए, रामायण वगैरह तो संस्कृत में लिखी है। अपने यहाँ पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं, लेकिन इस साल 5 और जोड़ दी गई, तो टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 11। पहली शास्त्रीय भाषा का नाम पूछा जाए तो बता देना, घर की तमिल। ओके। 8वें पाओ, इस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। माघ बिहू, किस त्योहार को? ये आने वाला भी है। तो माघ बिहू कहा जाता है असम में मकर संक्रांति को। अपने यहाँ मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं। तो खिचड़ी नहीं बांटी जाते हैं। अलग अलग राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। असम में माघ बिहू कहते हैं, मकर संक्रांति है अपने यहाँ यूपी में कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में इसी त्यौहार को, मकर संक्रांति को, पोंगल कहते हैं। पोंगल। जी, लोहड़ी बोलते हैं कहाँ पर? पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, लोहड़ी,
पंजाब। वह दिन बहुत ज़्यादा दान पुण्य करो जात है। पतंग कहाँ बोलते हैं? गुजरात में कहते हैं। बात पल्ले पड़ रही कछू कि नहीं पड़ रही है? खाम खाम में सुन रहे हो? ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 9 सुन लो कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? देखो, शंभू, लच्छू और बिरजू नाम ऐसे लग रहे हैं गांव के नहीं। आदमी होते शंभू, लच्छू, बिरजू। तो शंभू महाराज लिख दें इन पर, शंभू, हरे हरे शंभू, घर के लच्छू भैया और घर के बिरजू भैया, ये तीनों किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से। किससे संबंधित हैं? कथक। और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? यूपी का। कथकली कहाँ का है बाबू? केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक। और चरकुला कहाँ का है? चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है। ब्रज क्षेत्र अपने मथुरा साइड में। तो उसमें क्या होता है? 108 पिंजड़ों का वजन क्या दीपा जैसा होता है, दीपक जैसा, वो खोपड़ी पर रख लेते हैं, फिर महिलाएं इसमें करती हैं डांस। अब तो बहुत डांस होते हैं, डीजे वालों डांस सबसे अलग है। राजस्थान में कौन सी संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? यानी राजस्थान में ऐसी कौन सी इमारत है जो 9 ग्रहों की थीम पर बनाई गई है, 9 ग्रहों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? तो बताइए, राज पैलेस नहीं है, ठीक है, सालेद हो ही नहीं सकता है यार। ये है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जो है वो राजस्थान में स्थित है और 9 ग्रहों पर आधारित इसका थीम है, ताकि नक्षत्र वगैरह की जानकारी मिलती रहे। 11, विश्व कैंसर दिवस सबको मालूम हुए 4 फरवरी, 5 मार्च की 23 अगस्त की 12 मई। तो बाबू, विश्व कैंसर दिवस हम मनाते हैं 4 फरवरी को। कैंसर में होता है चीरा फाड़ी, तो चीरा से हो गया 4 और फाड़ी से मतलब हुआ फरवरी। कैंसर के बारे में एक बात याद रखना, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि से कैंसर होता है। अब तो रूस ने कैंसर वैक्सीन भी बना दी है। ये भी बताइए, कैंसर वैक्सीन ऐसी है रूस ने बनाई है जो 48 घंटा में काम करना शुरू कर देगी। कीमत 2.5 लाख रुपया बताई। अब हो सकता है भारत में तो 5 लाख तक की बिचे, ब्लैक में बिचे। कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा अपने यहाँ हैं। 12, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बाबू एक बात समझ लो, यूनेस्को एक संस्था है और ये संस्था क्या करती है? विश्व धरोहर स्थल की सूची जारी करती है। जैसे अपने यहाँ ताजमहल है, लाल किला है, कोई बहुत बड़ी इमारत, प्रसिद्ध इमारत, प्राचीन इमारत बनी है, तो उसके धरोहर के लिए एक सूची जारी करती है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक, पेरिस। अगला, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ये बताने किसका जो है फुल फॉर्म गलत लिखा हुआ है। बताओ, कैमरा इधर कर लें। हाँ, अब देख रहे हो सब पूरा? बताइए किसका फार्म गलत लिखा हुआ है, फुल फॉर्म बताओ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC का फुल फॉर्म ही सही लिखा है। साइट्स का लिखा है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एडजेंडर स्पीसीज, ये भी सही लिखा हुआ है। एक गलत लिखा हुआ है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज नहीं है, मीटिंग होना चाहिए यहाँ पर, मीटिंग। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी आपके चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों सही हैं, मतलब 4 रहते हैं। 14, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? क्वेश्चन फिर समझ लो कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों के परीक्षण करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? अब इसको ऑप्शन से लगा लो। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता बनी थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। एलएम सिंधवी बनी थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। सरकरिया आयोग बना था केंद्र राज्य के संबंध के लिए। तो इसका मतलब कौन सी बनी बची? भूरिया समिति। भूरिया समिति का संबंध किससे है? जनजातियों के उत्थान के लिए। भूरिया, भूरा। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक किस प्रकार का संगठन है? देखिए, राष्ट्रमंडल जो है एक 54 देशों का संगठन है।
और राष्ट्रमंडल संगठन उन देशों का है जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे, इंग्लैंड के कभी गुलाम रहे, तो उन्हीं को बोलते हैं राष्ट्रमंडल। ठीक, तो ये जो राष्ट्रमंडल संगठन है इसका मुख्यालय जो लंदन में है, ये राजनीतिक संगठन है। कैसा संगठन है? राजनीतिक संगठन है। 16, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। 2014 में इसको मान्यता मिली थी और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। योगा जरूर करो, बहुत ताकत होती है, या ध्यान रखियो। सुबह उठो, योगा कर लो, समय मिले तो। नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहामास की है कि बारबाडोस की है कि बेलाज की है कि बोत्सवाना की है? तो नासाउ जो है बहामास की राजधानी है। रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या है? एसआई का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या है? तो रेडियो धर्मता का मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बैकुरल। क्यूरी भी है लेकिन आईएस मात्रक नहीं है, यानी एसआई मात्रक नहीं है दोनों। रेडियो धर्मता के दोनों मात्रक हैं, बट एसआई के हिसाब से पूछा जाए तो बैकुरल और वैसे पूछा जाए तो क्यूरी। फैराडे भैया मालूम होगा विद्युत धारिता का मात्रक है, विद्युत धारिता का मात्रक। बात पल्ले पड़ गई, चलो आगे आ जाओ। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए तो टैकोमीटर। टैकोमीटर के द्वारा वायुयान की स्थिति का भी पता लगाया जाता है, वायुयान की ऊंचाई का भी पता लगाया जाता है। स्पीडोमीटर से आप जानते ही हो, मोटरसाइकिल में जो ना स्पीडोमीटर लगा होता है, किसी वाहन की गति का अंदाज़ा लगाते हैं, 60, 70, 80, अस्पताल पहुंच गए। फिर एनेमोमीटर से, ए माने होता है एयर, तो वायु की गति का पता लगाते हैं। और क्रोनोमीटर से समय का, जहाज़ों में समय नापने के लिए हम क्रोनोमीटर लगाते हैं, गाड़ी वगैरह नहीं लगाई जाते, क्रोनोमीटर। गुरुत्व जी के कारण त्वरण, गुरुत्व जी के कारण त्वरण का मान होगा, तो इसका आंसर होगा बाबू GM/r², GM/r²। अच्छा, ये सबको मालूम होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर है। स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो कैपिटल जी है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, इसका मान अलग होता है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बात पल्ले पड़ी? जो है कैपिटल जी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, वो है स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों में अंतर याद रखियो, जब समझो कि धोखे से लिखो बड़ो जी स्मॉल जी। एवाग्रोदो संख्या का क्या अर्थ है? एवाग्रोदो संख्या का क्या अर्थ है? तो इसका सिंपल मैं आपको बता दूं, किसी तत्व के एक परमाणु में कितनी परमाणुओं की संख्या है, या किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में किसी पदार्थ की मात्रा में कितने परमाणुओं की संख्या है, उसी को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या या एवोगाद्रो संख्या। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणुओं की संख्या है, इसी को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। जो बताओ क्वेश्चन नंबर 22 कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास यानी द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? कुल मिला के समझो, 150 ग्राम पानी है और उसमें 50 ग्राम चीनी मिला दी, तो कुल विलयन कितना हो गया हमारा? 200। अब इस 200 विलयन में 200 ग्राम में 85 ग्राम तो चीनी है, इसी का तो द्रव्यमान होगा। तो जो 50 ग्राम चीनी है इसी का परसेंटेज निकालना है। 5 चक्कू 20 यानी 4 आया, और 4 से 100 काटेंगे तो 25% आ जाएगा। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? देखो, सहसंयोजी बंध वहाँ पर होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसलिए इसमें सहसंयोजी बंध
नहीं होंगे। 24, किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। इस बात को जरा समझ लो। हमारा जो फेफड़ा होता है, ठीक है, फेफड़े में जो वायु कोश होते हैं, वायु कोश जानते हो, जिसमें वायु जाती है बाहर आती है, तो वायु कोश जो होते हैं और रक्त जो वाहिनियाँ होती हैं, उसमें आपको सल्की उपकला ऊतक मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? सल्की उपकला ऊतक। और ये सल्की उपकला ऊतक होते हैं वो चपटी कोशिकाएं होती हैं। ये हर जगह नहीं मिले हैं, ये फेफड़े के वायु कोश में मिले हैं। अगला, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? यानी कौन सा पशु ऊतक नहीं है, बताओ भैया। तो देखो, पेशीय ऊतक एक प्रकार का पशु ऊतक है। त्वचा ऊतक एक प्रकार का पशु ऊतक है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। संयोजी ऊतक ये भी एक प्रकार का पशु ऊतक है। लेकिन मेरिस्मेटिक ऊतक जो है वो पशु ऊतक नहीं है, एक प्रकार का पादप ऊतक है। यानी ये वाला जो ऊतक है मेरिस्मेटिक, ये पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अब इतनी रखो क्लास।